जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, वेक्टर अलजेब्रा की हमारी 3 वीडियोस अब तक हो चुकी हैं। ये हमारी 4th वीडियो है और 4th वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो हमारा ये रहता है कि देखिए, हम जितनी भी वीडियोस करवा रहे हैं वेक्टर 3D में, बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो उनका डाउट क्लैरिफाई करवाने के लिए यानी क्लियर कराने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको इलेबोरेट कर रहे हैं टॉपिक को, और इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो हमने फर्स्ट टॉपिक में यानी फर्स्ट वीडियो में हमने पहला थोड़ा सा बेसिक बताया। बेसिक बताने के बाद में हमने लॉज बताया कि ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ किस तरीके से यूज होते हैं। सेकंड वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया और ये बताया कि उसको किस तरीके से आपको यूज करना है। और थर्ड वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट पे जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन कराए, प्रीवियस ईयर मिक्स करके एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए थे। आज ही हमारी 4th वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम बताने वाले हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है क्रॉस, है ना, वेक्टर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको अभी पता लग जाएगा आपको। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपके पास में दो वेक्टर हैं, जैसे सपोज करिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। ए वेक्टर है कोई भी और बी वेक्टर है कोई भी, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट को हम जनरली क्या होता है इस तरीके से दिखाते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ए क्रॉस बी। तो बीच में जो सिंबल है ये क्रॉस जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब है तो वेक्टर प्रोडक्ट ही, लेकिन इसको क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका सिंबल की वजह से, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, इसकी वजह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सपोज करिए आपके पास में कोई प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, हमारे पास में कोई भी प्लेन है। ठीक है, अब ये प्लेन है और इस प्लेन पे हमने क्या करा, दो वेक्टर बना लिए। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पे लाई करेगा, सबसे पहले तो अगर ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। कहाँ पे, 90 डिग्री। मतलब इस पे भी 90 डिग्री, ए पर भी और बी पर भी 90 डिग्री। तो ये जो डायरेक्शन होगी, ऊपर भी हो सकती है, अच्छा ये नीचे भी हो सकती है। ठीक है, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। तो ये जो डायरेक्शन होती है ऊपर वाली, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग ये है कि हम ए को बी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम मान लेते हैं बी को ए की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो नीचे वाली डायरेक्शन होती है इसको हम जनरली, इन जनरल जो होता है वो बी क्रॉस ए लिखते हैं। ठीक है, बी क्रॉस ए लिखते हैं। तो इसकी जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन होती है। तो आप सीधी सी भाषा में ये समझिएगा कि अगर दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, ए और बी, ये ए है ये बी है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये तीसरा ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, और ये होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी। तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी इस पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, इसके भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। आपने वो थंब रूल पढ़ा होगा, है ना। थंब रूल में क्या होता है कि आपको ये बोल दिया जाता है कि भैया ये आपकी उंगली है, ये आपकी दूसरी उंगली है। ठीक है, मेरे पास में ये आपकी दो उंगलियां छोटी छोटी और हैं। ठीक है, ये उंगली खोल दी आपकी। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अब तुम्हारे को मेरी ड्राइंग कितनी बढ़िया है। और अगर आप क्या करते हो, ये आपका अंगूठा है, ठीक है ना। अगर आप इसको मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं ये दूसरी वाली उंगली बी वेक्टर है, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसको, है ना। तो ये जो थंब की जो डायरेक्शन होती है ऊपर की तरफ, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट दिखाती है। ठीक है, ये आपका क्या दिखाती है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दिखाती है, यानी ए क्रॉस बी क्या होगा। तो जनरली क्या होता है, ए क्रॉस बी एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, दोनों वेक्टर ए और बी के। ए और बी कोप्लेनर हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ए और बी दोनों ही सेम प्लेन पे लाइन लाई कर सकते हैं। तो अगर मैंने बोल दिया कि भाई ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है, तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। उसमें ए और बी का क्या रोल है, ए और बी दोनों कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब ये है कि एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब देखिए, हर वेक्टर की डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर असाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मान लेते हैं ऐसे लिख रखा है, जैसे ये 3 एक्सिस है हमारे पास में, ये 3 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। और मैंने बोल दिया कोई वेक्टर ए है, इसका कोऑर्डिनेट आई प्लस टू जे, मतलब इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरीके से दिखा रहे हैं, आई प्लस टू जे प्लस के। तो इसका मतलब ये होगा ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ये मिला विला के, मतलब एक्स पे कुछ मूव करा होगा, फिर वाई पे मूव करा होगा, फिर जेड पे मूव करा होगा, तब वो यहाँ पे जाके पहुंचा होगा। एक्स पे आई डिस्टेंस का मतलब ये होता है एक्स पे वन यूनिट डिस्टेंस मूव करी होगी, वाई पे जे जो होता है जे कैप,
है ना। ये y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर का काम करता है ना। और ये आई कैप क्या होता है, एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर का काम करता है, जेड एक्सिस के लिए के कैप यूनिट वेक्टर का काम करता है। तो अगर मैंने ऐसे लिख रखा है i+2j+k, तो इसका मतलब ये है एक्स एक्सिस पे 1 डिस्टेंस चला है, वाई एक्सिस पे 2 डिस्टेंस चला है और जेड एक्सिस पे 3 डिस्टेंस चला है, तब जाके वो इस पॉइंट पे वेक्टर की पोजीशन हम निकाल रहे हैं, है ना। तो पोजीशन निकालने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का के साथ साथ हम डायरेक्शन वेक्टर का भी यूज करते हैं ना। डायरेक्शन वेक्टर का मतलब क्या है कि आई कैप, जे कैप और के कैप, आई, जे और के कैप जो है वो डायरेक्शन बताते हैं जनरल केस में, किसी भी वेक्टर की अगर हमारे को बतानी हो, है ना। तो वो डायरेक्शनल वेक्टर होते हैं और ये यूनिट वेक्टर भी होते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है जब ये डायरेक्शन बताते हैं तो एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे मेजर करके बताते हैं कि इतने डिस्टेंस आपने मेजर कर लिए। ऐसे ही क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट की अगर आपको डायरेक्शन बतानी हो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी की अगर आपको डायरेक्शन बतानी हो तो इसके लिए भी एक यूनिट वेक्टर यूज होता है। जैसे अगर आपके पास में दो वेक्टर है ए और बी, जैसे ये ए वेक्टर है, मैं 1 मिनट रुक जाओ बना रहा हूं, ठीक है। जैसे ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है सपोज करो, ठीक है, और ये बी वेक्टर है सपोज करो, ये बी वेक्टर है। तो मुझे ये तो पता है ए क्रॉस बी ये होगा, है ना, ए क्रॉस बी ये होगा। लेकिन ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी ही है या वो बी क्रॉस ए है ना, कौन सी डायरेक्शन है, कितना यूनिट उसने मूव करा है ना, वो सारी की सारी चीजें जो होता है वो एक डायरेक्शनल वेक्टर बताता है जिसका नाम है एन कैप। एन कैप, एन कैप को एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं एन कैप को। मैं अभी आपकी सबकी ना नेमिंग करके बता रहा हूं, पहले तो, बाद में बताऊंगा बाकी चीजें, पहले मैं नेमिंग बता रहा हूं। एन कैप को बोलते हैं हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो एन कैप की दो डायरेक्शन हो सकती है, इसका काम क्या है, ये एक तरह का डायरेक्शनल वेक्टर है जो ए क्रॉस बी की यानी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये बताता है कि ए क्रॉस बी जो रिजल्टेंट है, ए और बी का जो रिजल्टेंट है, मतलब ए क्रॉस बी एक्चुअल में है क्या, रिजल्टेंट है ए क्रॉस बी, ए और बी का, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसकी लेंथ क्या होगी, अगर उसकी लेंथ निकालनी पड़ी तो उसकी लेंथ किस तरीके से निकालेंगे, वो सारा का सारा काम जो होता है वो यूनिट वेक्टर का होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का। इसको हम दिखाते हैं एन कैप से, ठीक है। अब ये एन कैप दो तरह की डायरेक्शन रखता है, एक पॉजिटिव रखता है, एक नेगेटिव रखता है, यानी वो नीचे भी रख सकता है। तो एन कैप अगर नीचे की डायरेक्शन रख रहा है तो वो माइनस का एन कैप हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव रहता है, अदरवाइज वह नेगेटिव रहता है। तो ये दो सिंबल लेता है, ए क्रॉस बी के लिए और माइनस के ए क्रॉस बी के लिए, ठीक है, माइनस के ए क्रॉस बी के लिए, ठीक है, माइनस के ए क्रॉस बी के लिए, जिसको बी क्रॉस ए भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, बी क्रॉस ए भी लिख सकता हूं मैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले ए क्या होता है, एक वेक्टर है, बी कोई और वेक्टर मान लेते हैं, दो वेक्टर कोप्लेनर है, सेमी प्लेन पर है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, उनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा जिसको हम ए क्रॉस बी से दिखाएंगे। उसके बाद उसकी अगर डायरेक्शन दिखानी होगी तो डायरेक्शनल वेक्टर एन कैप होगा। डायरेक्शनल वेक्टर और ए क्रॉस बी दोनों अलग अलग बातें होती है, दोनों परपेंडिकुलर है लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। ए क्रॉस बी जो है वो एक रिजल्टेंट है, एन कैप क्या है, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर भी और वो डायरेक्शन बताने के लिए यूज होगा, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसको निकालते कैसे कैसे हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी की सारी एक एक करके बात करते हैं। ए क्रॉस बी को निकालने के लिए सबसे पहले दो तीन तरीके होते हैं, मैं पहला तरीका बताता हूँ, ठीक है। पहला तरीका यह है, अगर आपको ए वेक्टर दे रखा है कोई, जैसे कुछ भी मान लेते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k, है ना, और बी वेक्टर दे रखा है x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, ये दे रखा है। आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। क्या आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, आता है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है i, यहाँ पे लिखना है j, यहाँ पे लिखना है k, ठीक है। उसके बाद में ये जो x1 y1 z1 यानी ith jth और kth कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे लिख देना है, यानी x1 y1 z1 ये यहाँ पे लिख देना है, फिर x2 y2 z2 यहाँ पे लिख देना है, ये x2 y2 z2 ये यहाँ पे लिख देने। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के एक वेक्टर मिलेगा जो कि रिजल्टेंट होगा ए और बी का, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर को ही हम ए क्रॉस बी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ए क्रॉस बी निकलेगा
वो एक्चुअल में एक वेक्टर फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे आई जे के लिखा हुआ है। तो आपको जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो जो आंसर आता है उसी को ए क्रॉस बी बोला जाता है। अब सवाल ये आता है कि ए क्रॉस बी तो सर ऐसे निकालते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं ये एन कैप। एन कैप निकालने का तरीका अलग होता है। एन कैप निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, क्योंकि ये दो सिंबल लेता है प्लस और माइनस का, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है और ए क्रॉस भी लिख देना है। पहले तो ये आपने ए क्रॉस भी लिख दिया, ठीक है, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है, ए क्रॉस भी लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में एन कैप की वैल्यू आ जाएगी। एन कैप मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी आपसे एन कैप निकालने के लिए पूछेगा, है ना, तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी को मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से डिवाइड करना है। प्लस माइनस तो चलो ठीक है, आगे लगाना ही है, ठीक है। अगर आपसे ए क्रॉस बी निकालने को पूछेगा तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अगर आपको इसका मॉड निकालने के लिए पूछेगा तो मॉड का मतलब ये होता है वही, जैसे मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड जेड, जैसे मॉड एक्स मॉड वाई मॉड जेड कैसे, जैसे कोई वेक्टर ए है, सपोज करो ए वेक्टर कोई है हमारे पास में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, इसका मुझे मॉड निकालना है। तो मॉड कैसे निकालते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करना है। जैसे ये करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा मॉड्यूलस। क्या ये बात समझ में आ रही है? मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम इसी तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो मॉड्यूलस निकल के आ जाएगा। जब हम ए क्रॉस बी को मॉड्यूलस से डिवाइड करेंगे तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल के आएगा। ये कहने का सेंस है हमारा। बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो, इतनी चीजें मैंने बताई। ये तो पहला तरीका है। पहला तरीका है कि अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है तो ऐसे निकालना है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो मैं ए वेक्टर कुछ भी मान लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ आई प्लस टू जे प्लस कुछ भी के मान लेते हैं, ठीक है। बी वेक्टर मान लेते हैं टू वाई प्लस जे प्लस के, ठीक है, टू वाई प्लस जे प्लस के, ठीक है, ये मान लिया मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर। मुझे क्या निकालना है, मुझे दो तीन चीजें निकालनी है। मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है, मुझे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, मुझे मान लेते हैं एन कैप निकालना है। तीनों चीजें निकालनी है, ठीक है। तो पहले ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, पहले वो सीखो बच्चे। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आई, यहाँ पे लिखना है जे, यहाँ पे लिखना है के, ठीक है। यहाँ पे लिखना है फिर 1 2 1, 1 2 1 का मतलब इसके कॉफिशिएंट 1 2 1 दिख रहे हैं आपको, देखो आई के बगल में कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करो, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। फिर इसका कॉफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे लिखो, फिर इसका क्या है 1, यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे 1, ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे प्लस लगाओ, है ना, आता है, ठीक है। तो अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है अगर, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, पहले आई लिखो, इसको और इसको छोड़ दो, 2 1 जा 2 -1, ठीक है, मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो और इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला माइनस लिखो और जे लिखो, इसको और इसको छोड़ दो, 1 1 जा 1 होता है, -2 1 जा 2 होता है, ये लिख दो। उसके बाद में प्लस का के लिखो, इसको और इसको छोड़ दो, 1 1 जा 1 हो जाता है, -4 हो जाता है, 2 2 जा, ठीक है, ये लिखो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आई कैप आ रहा है, 1 -2 माइनस का 1 होता है तो प्लस का जे कैप आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि, फिर माइनस का 3 के कैप आ रहा है, ठीक है, ये आ गया आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। ये जो वैल्यू आई है ये होता है ए क्रॉस बी। और आपने ध्यान से देखा होगा ये वेक्टर फॉर्म है एक तरह की, स्केलर आंसर नहीं आया। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो इसका आंसर एक नंबर फॉर्म में आ रहा था ना, इसका आंसर कोई नंबर नहीं है, इसका आंसर एक वेक्टर है। तो अगर ये वेक्टर है तो इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब यह है कि इसका आंसर ही वेक्टर आ रहा है, स्केलर आंसर नहीं है। अगर मेरे को इसका मॉड निकालने के लिए बोला जाता है, ये तो पहला क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। पहला क्वेश्चन था कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। सपोज करो हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका मॉड निकालो। तो मॉड कैसे निकालते हैं बच्चे, मॉड निकालने के लिए आपको अंडर रूट लगाना है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देना है। आईएथ कॉम्पोनेंट जो है, जेथ कॉम्पोनेंट जो है और केथ कॉम्पोनेंट जो है, उन सबका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करके ऐड करो, आंसर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये 9 होता है, तो 11 आ गया, ठीक है। अब आपको अगर मान लेते हैं एन कैप निकालना है, थर्ड है ना, एन कैप निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये होता है, सही है ना। तो प्लस माइनस ए क्रॉस बी का मतलब क्या, ए क्रॉस बी का मतलब ये सारा का सारा आई प्लस जे -3 के, है ना, ये सारा का सारा। और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ 11, ठीक है। बस ये जो मिला है आपको, ये मिला है एन कैप की वैल्यू। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि कितना फर्क है ए क्रॉस बी में।
और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी में और एन कैप में देखो ए क्रॉस बी क्या है, एन कैप क्या है ना, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, तीनों में बहुत बहुत फर्क है ना। ए क्रॉस बी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है ना। इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, लेकिन वो डायरेक्शन दिखाने के लिए जो डायरेक्शनल वेक्टर है वो ये होता है, ठीक है, एन कैप। क्लियर। एन कैप कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया, और इसको निकालने के लिए एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है इसका मॉड ऑलवेज कितना आता है, 1 आता है। इसका मॉड निकालोगे तो 1 आंसर है। अगर मैं आपसे पूछूंगा मॉड ऑफ एन कैप की वैल्यू कितनी है तो 1 है, ठीक है। तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है जो कि दोनों वेक्टर की परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। जनरली जब हम नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, परपेंडिकुलर वर्ड जो यूज करते हैं, एक और वर्ड यूज होता है हमारे पास में, यूनिट नॉर्मल। एक तो नॉर्मल होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक और वर्ड होता है मैं भूल गया उसका नाम, ठीक है, ऑर्थोगोनल, है ना। ये 3 तरह के वर्ड यूज होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि एक प्लेन पर कोई हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, और एक होता है या प्लेन पर या उस पे किसी भी चीज पे जिस पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। किसी भी कर्व पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो उसको नॉर्मल बोला जाएगा। और परपेंडिकुलर एक जनरल टर्म है, परपेंडिकुलर हम किसी भी जगह पे यूज कर लेते हैं, लेकिन जो ये दो टर्म्स हैं ये अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लेन के लिए जनरली हम जो है नॉर्मल वर्ड यूज कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि हम वेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो जनरली ये 3 तरह के वर्ड होंगे, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल, परपेंडिकुलर। हम तीनों का मतलब 90 डिग्री लेके चलेंगे, ठीक है। चलो, ये समझ में आया या नहीं आया आपको, पक्का। अब मैंने बोला इसको निकालने के दो दो तरीके होते हैं, तो एक तरीका तो नहीं होता। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि अगर आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दे रखा है, ये गिवन है, थीटा गिवन है, यानी बीच में एंगल कितना बन रहा है वो गिवन है आपको, एन कैप की वैल्यू गिवन है सपोज करो, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको ए क्रॉस बी अगर निकालना है, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और इनटू में एन कैप, डॉट लगा लो इसमें, ठीक है। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये होता है, ठीक है। ये पूरी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको वेक्टर बनाने के लिए ये जिम्मेदार है, ठीक है, ये जो एन कैप है। क्लियर। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं इसका मॉड निकाल लूंगा, सपोज करो ए क्रॉस बी का मॉड निकाल लूंगा, तो ये एन कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी उस केस में। तो एन कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ, ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा, और एन कैप की वैल्यू 1 हो रही है क्योंकि वो खत्म है ना, वो खत्म हो गई। क्लियर। और ये पूरी क्वांटिटी अब पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव हो जाएगी पूरी क्वांटिटी। तो ये इस तरीके से होता है। अगर मान लेते हैं यहां से मेरे को साइन थीटा निकालना पड़ा, निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ए क्रॉस बी के मॉड को डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी से, है ना, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी से, ऐसा डिवाइड कर दूंगा। तो जनरली क्या होते हैं जब बच्चे करते हैं ना, तो वो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी बोल देते हैं, नहीं नहीं, ये है फॉर्मूला एक्चुअल में, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपको एंगल निकालना होगा, ठीक है। तो एंगल निकालना होगा तो हम इसका यूज करेंगे। क्लियर है। और इसमें एंगल भी जब आप निकालोगे ना, तो याद रखिएगा थीटा जो है ना वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है जनरली। इन जनरल जो होता है वो थीटा 0 से पाई के बीच में लाई करता है, अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ना दे रखी हो, ठीक है। तो ये इतनी के बीच में आएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है। चलो इसको नोट करो पहले। तो इतना समझ में अगर आपको आ गया है तो फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, हमारे हमारे क्वेश्चन का क्लास का तरीका ये होता है कि हम आपको 30 से 45 सेकंड या 60 सेकंड्स का टाइम देते हैं। उसमें आपको एक आंसर निकालना होता है वीडियो पॉज करके। अगर आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है तो हुर्रे मजे आ गए नहीं मैच कर रहा तो तुमने क्या करा है वो तुम देखो चलो देखते हैं जरा। तो देखिए हमारे पास में पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है ए इज इक्वल टू ये है, बी इज इक्वल टू ये है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। इनमें से एक करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें हम। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं जल्दी से बताओ। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है आई, यहाँ पे लिखना होता है जे, यहाँ पे लिखना होता है के। आई जे के लिखना होता है, डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फिर यहाँ पे कॉफिशिएंट बोल रहा हूँ मैं, कॉम्पोनेंट्स लिखने होते हैं, जैसे 2 है, माइनस का 1 है। फिर ये 6 -3 और 2 है, 6 -3 और 2 है। और इसको सॉल्व कर देना होता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे सिंबल लगाओ और सॉल्व कर दो बस।
ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो अब मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आई कैप, इसको छोड़ा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 प्लस का हो जाएगा, नहीं 6 नहीं नहीं 3 ही, कम कम 3 होता है तो 3 माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक माइनस बीच में फॉर्मूले का भी होता है क्योंकि, ठीक है। फिर माइनस जे कैप लिखो, फिर इसको छोड़ दो, 2 नहीं 4 हो जाएगा, 3 6 कम 6 हो जाएगा बच्चे, 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में के को ऐसे ही रखो, है ना, इसको और इसको छोड़ दो, माइनस का 6 हो रहा है ये, और ये कितना हो रहा है, ये फिर शायद माइनस का 6 ही हो रहा है, नहीं 6 तो नहीं 12 हो रहा है ये माइनस का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 माइनस 3 1 हो जाता, तो आई कैप हो गया, माइनस का 6 4 10 जे कैप हो गया, माइनस का 18 के कैप हो गया, बस खत्म हो गया आंसर। लो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? टाइम लगा इसको करने में, 40 मिनट लगे, 40 सेकंड लगे? नहीं लगे। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से ही करना होता है हमारे को। क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रखा है कि अगर a इजिकल्स टू इतना है, b इजिकल्स टू इतना है, तो a क्रॉस b का मॉड कितना होगा, ये बताओ आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लो, एक आंसर बना के रखना, ठीक है। सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको इसको करने के लिए 45 से 60 सेकंड का टाइम लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, a क्रॉस b निकालूंगा, क्योंकि मॉड तब निकलेगा जब a क्रॉस b पता हो। तो इसके लिए आई लिखो, जे लिखो, यहाँ पे के लिखो, प्लस माइनस और प्लस के सिंबल लगा दो, फिर यहाँ पे 2 4 और माइनस का 5 लिख लो, और यहाँ पे लिख लो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। चलो ये हमने इसके कंपोनेंट्स लिख दिए। कंपोनेंट्स लिखने के बाद में अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले आई लिखेंगे, है ना। फिर देखो ऐसे तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12, है ना। उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद में माइनस का जे लिखो, इसको छोड़ दो, 2 तिया 6 हो जाता है, प्लस 5 एकम 5 हो जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, प्लस के लिखो, ठीक है। इसको और इसको छोड़ दो, 2 दूनी 4, माइनस 4 हो गया, ठीक है। ये तो जीरो हो गया, तो के वाला पोर्शन तो जीरो हो रहा है, आई और जे वाला मिल रहा है, ये मिल रहा है 22 और ये मिल रहा है 11 जे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे को मॉड निकालना है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए, है ना, ए क्रॉस बी का मॉड निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा हमारे को। तो 22 का स्क्वायर करूंगा मैं, और माइनस 11 का स्क्वायर करूंगा मैं, ठीक है। 22 का स्क्वायर 484, और ये कितना होता है भाई साहब, 121, है ना। ओके, थोड़ा सा इसको, 484 और 121, 605 हो रहा है शायद, शायद देखिए, 4 और 1 5, 4, हाँ ठीक है, 605 हो रहा है, 605 हो रहा है। 605 को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि इनमें से कोई आंसर मिल जाए। सब में अंडर रूट 11 बाहर दे रखा है, आना थोड़ा मैं 605 को 121 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 5 बार होगा शायद ये, हाँ 5 बार होगा, 5 इंटू 121, तो इसका आंसर आ रहा है बच्चे 11 अंडर रूट 5। ये लो, कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए? कोई डाउट है यहाँ पे? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेक्टर इज व्हाट इज a vector of unit length orthogonal to both the vectors I plus j plus k 2i plus 3j minus k। एक वेक्टर है जो कि दोनों के ऑर्थोगोनल है, इन दोनों के ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है, इन दोनों के ऑर्थोगोनल है और यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो बताओ वो वेक्टर क्या होगा। पहली बात तो ये है वो यूनिट वेक्टर है और ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब वो एन कैप है। क्या नाम है? एन कैप है। तो आपको एन कैप पूछ रहा है वो इस समय, तो एन कैप पूछ रहा है कि एन कैप क्या होगा। तो एन कैप का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, क्या होता था, प्लस माइनस ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मॉड, यही होता था, याद है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो ए क्रॉस बी चाहिए, दूसरा उसका मॉड चाहिए। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे, अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट अभी तो निकालना सीखा हमने, कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे लिख देना है पहले आई, फिर लिखना है जे, फिर लिखना है के। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे जे, एक मिनट, जे, यहाँ पे के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसके कंपोनेंट 1 1 1, यहाँ पे 2 3 माइनस 1, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करना मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि कैसे कर रहा हूँ मैं सॉल्व, है ना। तो मैं डायरेक्ट कर दूं तो चलेगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले मैं आई कैप लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का सिंबल होगा, ठीक है। पहले मैं आई कैप लिख देता हूँ, उसके बाद में ब्रैकेट लगा के, या ब्रैकेट ना भी लगाओ चलेगा, ठीक है। इसको और इसको छोड़ेंगे, -1 -3 माइनस का 4 आ रहा है ये, ठीक है, माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में जे कैप माइनस का रहेगा, इसको इसको छोड़ेंगे, -1
और -2 -3 माइनस माइनस +3 जे कैप हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। फिर प्लस के कैप रहेगा, इसको छोड़ देंगे, मतलब इस वाली लाइन को छोड़ेंगे, इस वाली लाइन को छोड़ेंगे, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, तो 1 के कैप हो जाएगा, यानी के कैप आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा। अब इसका क्या करना है, आपको मॉड निकालना है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने सॉल्व कैसे करा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हारे को? ऐसा मत बोलना कि हमको ये प्लस माइनस नहीं करना आया, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, ठीक है, और +1 का स्क्वायर, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 और 1 10, 26 आ रहा है, ठीक है। तो अंडर रूट में 26, ठीक है, अंडर रूट 26 आ रहा है। अब मेरे को एन कैप निकालना है, तो क्या होगा, प्लस माइनस -4i +3j +k अपॉन में अंडर रूट में 26। अब बता दो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए या बी? बी ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे हिसाब से, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कैसे सॉल्व करना है? देख लो अच्छे से। समझ में आ गया ना? गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अभी देखो आपको ना मैं एक चीज और बता रहा हूं, पहले ना आगे बढ़ने से पहले देखो, हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी ए डॉट बी में। क्या पढ़ी थी? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये पढ़ा था। फिर हमने मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बारे में पढ़ा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये पढ़ा? हाँ यही पढ़ा है ना। अब यहाँ पे 2-3 रिलेशनशिप बताता हूँ मैं। अगर आपको यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो पहले, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको इससे डिवाइड करो, मतलब इस वाले सेकंड वाला जो फॉर्मूला है इसको फर्स्ट वाले फॉर्मूला से डिवाइड करोगे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी के इक्वल हो सकता है, हाँ या ना? देखना जरा, ऐसा पॉसिबल है क्या? सही है, आ रहा है बात समझ में? ठीक है। पहली चीज टेन थीटा इज इक्वल टू ये हो सकता है, इसको नोट करो, पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर मैं क्या करता हूं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर कर देता हूं और इसको ऐड कर देता हूं ए डॉट बी के स्क्वायर के साथ में, तो क्या होगा? तो एक फॉर्मूला बनेगा, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा लास्ट में। अभी मैं ये बताता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये होता है ना कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ बी स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या बच्चे? इसको देखो जरा, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो इन सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी इसका भी इसका भी। समझ में आ रही है बात, है ना? तो स्क्वायर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ए डॉट बी का स्क्वायर का मतलब इन तीनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कर सकते हैं क्या? बाहर निकालो जरा ए और बी को, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर को बाहर निकालो जरा, तो कुछ ऐसे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ या ना, है ना। और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो इसका मतलब ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर के बराबर है, हाँ या ना? सही है। तो हमने क्या करा, हमने इसको सॉल्व करा और इस पूरे को सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला पता लगता है, फॉर्मूला क्या पता लगता है? फॉर्मूला ये पता लगता है कि अगर आपको, फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के स्क्वायर में ए डॉट बी का स्क्वायर ऐड करना पड़े, ए डॉट बी का स्क्वायर ऐड करना पड़े, तो इसका आंसर मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर के बराबर हो सकता है, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई कई बुक में, ए डॉट ए का स्क्वायर और बी डॉट बी का स्क्वायर भी लिखा जाता है। ए डॉट ए और बी डॉट बी क्यों लिखा जाता है? उसका कारण बड़ा सिंपल है, ए डॉट ए का स्क्वायर और बी डॉट बी का स्क्वायर लिखने का, ए डॉट ए जो होता है वो मॉड ए स्क्वायर होता है, बी डॉट बी जो होता है वो मॉड बी स्क्वायर होता है। तो हम चाहें तो बी डॉट बी भी लिख सकते हैं मॉड बी स्क्वायर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कई बार कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है कि ऐसे लिखा होता है, ठीक है। आप कुछ बुक्स पढ़ोगे तो उसमें ऐसे लिखा होगा, लेकिन जनरली जो बुक्स होंगी उसमें ऐसे लिखा होगा, फर्स्ट वाला लिखा होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है ये काम का है, इसको आपको पढ़ना है। जो मैंने ग्रीन में लिखा है ये फॉर्मूला है, ठीक है। और जो मैंने वो ऊपर वाला लिखा है वो फॉर्मूला है, बड़े काम के फॉर्मूले, बढ़िया फॉर्मूले, मजेदार फॉर्मूले, ठीक है ना। आपको इसको याद रखना है अपने दिमाग में, क्योंकि इसके ऊपर कई बार हमने देखा है कि नोटिस करा है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको,
और आप ट्राई करिएगा, आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो उसको, आपकी इच्छा है कैसे सॉल्व करने और आंसर निकालना है। देखो क्वेश्चन ये बोल रखा है थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो थीटा क्या होगा, पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 4, या आप अपना टाइम लीजिए। आप मेरे हिसाब से इसको 30 सेकंड में कर पाएंगे, 30 सेकंड में ही क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो, एक आंसर मेरे को बता के खत्म करना है इसको, है ना। सबसे पहले तो गिवन क्या है यहाँ पे, ऐसा गिवन हो रखा है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल है, ए डॉट बी के इक्वल है, ए डॉट बी के इक्वल है। ऐसे तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं पीछे वाला फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूँ आपको। इस ए डॉट बी को नीचे पहुंचा दो तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में ए डॉट बी, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ये तो गया इधर, है ना। तो इसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेन थीटा बोला था, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है ना। टेन थीटा अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कितने डिग्री पे 1 होता है, 45 डिग्री पे। ये लो खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको करने के और तरीके हैं क्या, बिल्कुल भी है, बहुत ज्यादा तरीके हैं हमारे पास में इसको करने के। हम इसमें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, मतलब पहले वाले को मॉड ए मॉड बी साइन थीटा लिख देंगे, दूसरे वाले को मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख देंगे। और देखो ये गया, तो साइन और कॉस कौन से डिग्री पे सेम होते हैं, 1/√2 होते हैं पाई बाय 4 पे, 45 डिग्री पे, तो तभी 45 डिग्री आएगा। तो आप कैसे भी करके निकालो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, 45 डिग्री आएगा। बात समझ में आ रही है। ये फॉर्मूला मैं क्यों करवा रहा हूँ, देखो ज्यादातर बच्चों को ना, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो मतलब किसी कोर्स से नहीं पढ़ रहे हैं या वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, वो बुक्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो तो पढ़ते हैं, और बुक्स में भी सब चीजें नहीं होती है ना, तो आपको निकालनी पड़ती है इधर उधर से। तो बुक्स के फॉर्मूला जो हैं वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट आप रिजल्ट हैं उनको फॉर्मूले की तरह से अगर आप अपने दिमाग में पहले से बैठा के रखोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा एग्जाम में। ठीक है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू है आपको 3 दे रखा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी बताओ कितना होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। इसका एक आंसर आपको रखना है दिमाग में और करेक्ट आंसर देना है मुझे। ए डॉट बी की वैल्यू 3 है और ए क्रॉस बी की वैल्यू 4 है। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूँ, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी समझते हो, ये एक नंबर है एक तरह का। ठीक है, जैसे सपोज करो ए डॉट बी कोई नंबर आता है, मान लेते हैं 3 4 5 कुछ भी, 10 है कोई नंबर, है ना। तो अगर मैं इसका मॉड निकालूंगा तो मॉड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मॉड पे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं ए डॉट बी का मॉड निकालता हूं तो अगर ये नंबर नेगेटिव है तो बस ये पॉजिटिव होगा, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आंसर उसका 10 ही रहेगा। तो ए डॉट बी और एक मॉड ऑफ ए डॉट बी लगभग सेम ही बात है, बस उसमें प्लस और माइनस का फर्क होता है। ठीक है, जनरली ए डॉट भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मॉड ऑफ ए डॉट भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम जो ये टेन थीटा वाला फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। कैसे करेंगे, यहाँ पे ए डॉट बी जो है उसका मॉड दे रखा है आपको 3, है ना। मॉड कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और ए क्रॉस बी जो दे रखा है उसका मॉड दे रखा है आपको 4। आपसे पूछा है कि भाई पॉजिटिव में सारे के सारे आंसर दे रखे हैं, आपसे ये पूछा गया है कि ये बताओ कि एंगल कितना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को टेन थीटा का फॉर्मूला पता है ना, टेन थीटा का फॉर्मूला पता है, ये होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। देखो इससे क्वेश्चन कितने इजी हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय ए डॉट बी, है ना, ये पढ़ा है हमने। अगर मैं इसका मॉड भी लगा देता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये हो गया 4/3। टेन थीटा कितना हो रहा है, 4/3 हो रहा है। तो ये परपेंडिकुलर होता था, ये बेस होता था, याद है आपको। हम्म, तो यहां से एक काम करो, एक ट्राइंगल बनाओ, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनस निकाल लो। हाइपोटेनस कैसे निकलती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट क्या होगा वो आपका आंसर हो गया, कितना 5। तो हाइपोटेनस 5 निकल गई। हाइपोटेनस अगर 5 निकली, अब मेरे को कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा कितना होगा बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स 3/5। लो, क्या ये क्वेश्चन टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है ना। कॉस इनवर्स 3/5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमारे को कोई चीज आती है तो उसका यूज बड़ा बढ़िया हो जाता है, सही है ना। मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आपका आंसर निकला था सही, बहुत ही अच्छे, समझदार तो हो तुम, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं फिर। देखो
क्वेश्चन में बोल रखा है इफ मॉड ए इज इक्वल टू 5 मॉड बी इज इक्वल टू 6 ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस का 25, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, जल्दी बताना। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई बात नहीं, 5 से क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे को, है ना। बना लोगे आंसर, बनाओ फिर। देखो हमने एक चीज पढ़ी है, ए क्रॉस बी इसका जो स्क्वायर होता है प्लस ए डॉट बी इसका जो स्क्वायर होता है ना भाई साहब, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है मॉड स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये सारी चीजें रख देंगे उठा के, बस खत्म हो गया आंसर। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 गुणा 6 का स्क्वायर 36 मॉड बी का स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया? देखो ए डॉट बी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखी तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हट जाता है स्क्वायर से, है ना। फिर मॉड ए की रखी तो ये हो गया, मॉड बी की रखी तो ये हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू रखने के बाद में बस उठा के इधर उधर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 36 गुणा 25 कितना होता है भाई साहब, इसकी मल्टीप्लाई खुद करो। तो 36 को ऐसे कर लो, मान लेते हैं 18 गुणा 2 बोल देता हूँ मैं, 18 दूनी 36 होते ना, 2 25 50 हो गया, 18 पंजे 90 900 हो गया। ठीक है, तो 900 625 प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ठीक है, 625 को इससे माइनस कर लो, 5 7 2 275 आ रहा है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है, 275 को हम लिख सकते हैं 11 कम 11 11 दूनी 22 11 इंटू 25 लिख सकते हैं, इसका रूट निकाल लो, ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 11 इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 11। ठीक है, चलो भाई साहब आगे बात समझ में, ये हो गया खत्म आंसर। ऑप्शन नंबर ई ही आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, कोई डाउट है, समझ में आ गया पक्का? बहुत बढ़िया। ठीक है, कैलकुलेशन आती है ना, समझ रहे हो इसको कैसे करा, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, मैंने 36 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, 18 गुणा 2 लिख दिया मैंने, क्योंकि मेरे को 18 का टेबल आता है, गुणा 25 ऐसे कर दिया मैंने, इसको 50 बना दिया, और 18 पंजे 90 होता है तो एक जीरो बढ़ा दिया ऐसे करके। ठीक है, इतना बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए इज इक्वल टू, अगर 2 दे रखा है, मॉड बी इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो बताओ ए क्रॉस बी अगर 8 हो मॉड, है ना, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। जल्दी करना है इसको, ठीक है ना, बिना टाइम लगाए। क्वेश्चन का आंसर सही निकालना है आपको, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, ए क्रॉस बी का स्क्वायर जो होता है ना, प्लस ए डॉट बी का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो स्टार्ट कर लो। तो ये तो पता है हमारे को 8, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये निकालना है, छोड़ दो इसको ऐसी। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। मॉड ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 चौक होते हैं 100, 100 में से 64 माइनस कर दो, 100 माइनस 64 कितना होता है 36। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 36 यानी 6 हो गया। चलो खत्म, हल हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे जो है वो खाली फॉर्मूले पूछ लिए, क्या ये बना सकते हो, ए डॉट बी का स्क्वायर और ए डॉट ए क्रॉस बी का जो मॉड स्क्वायर होता है इसका वैल्यू क्या होती है सम की। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन बताओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत समझदार हो गए हो तुम। ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी होती है, क्योंकि ए डॉट ए को ही हम मॉड ए स्क्वायर बोलते हैं ना, और बी डॉट बी को ही हम क्या बोलते हैं, मॉड बी स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो सिर्फ इसलिए ही अलग नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें ए डॉट बी लिख रखा है तुमने, तो उसको बी डॉट ए लिखो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम्यूटेटिव होता है। ए क्रॉस बी में नहीं होता ऐसा, ए क्रॉस बी को अगर आप लिख रहे हो ना बी क्रॉस है तो वो गलत है। तो ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ए क्रॉस बी के, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, सॉरी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। अब ये क्यों होता है सर, देखो पहला तो ये है डायरेक्शनल चेंजेस आ जाते हैं उसमें। देखो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस तरफ है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाती है, तो अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर बन जाते हैं, और अपोजिट वेक्टर का मतलब ये है कि एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होगा। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, जो ए क्रॉस बी होगा वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको माइनस बाहर लेना पड़ता है जनरली, जब भी आप लोगे तो माइनस बाहर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक देखना जरा, क्वेश्चन में बोल रखा है इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, ए जीरो नहीं है तो बताओ कौन सा कंडीशन पे सेटिस्फाई हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बिल्कुल सही, बी इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल है ना, ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल है और ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस सी के इक्वल है, तो ये कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब बी और सी सेम ही वेक्टर हो, है ना, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द एंगल्स, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, अजीब गरीब से ऑप्शन है, थोड़ा सा इसका मतलब आंसर इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा सा आएगा इसका। बनाओ इसको, कैसे बनाओगे? ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं ना, ऑप्शंस रिमूव करते हैं हम, ये इसको ए कंसीडर करते हैं, इसको बी कंसीडर करते हैं, इस वाले को ना, और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए कितना निकलेगा? तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो अभी इसको देख लेते हैं। ये हो गया 9 4 13 14 अंडर रूट 14, है ना। मॉड ऑफ बी निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ बी कितना निकलेगा? तो ये निकल रहा है 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50 और 144 194, है ना, ये हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन या ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये तो नहीं होगा, बी वाला, ये तो हट गया। ठीक है, अब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने तरीका बता रखा है आपको, है ना। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना है कि एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, आई मीन। तो एक डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, ये चल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, एक डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। ये लो, ये बना दिया, ये बना दिया, अरे बना दो, एक मिनट, ट्राई करते हैं दोबारा से। ये वाला बना दिया, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के लिखो। ठीक है, और यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे लिखो 12, यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो माइनस का 5। बस इसको सॉल्व कर दो अब। चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आई लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, आई लिख लेता हूँ, इसको इसको छोड़ो, 2 पंजे 10, माइनस का 10 और प्लस का 5 बनेगा, ये तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5i हो गया ये। ठीक है, तो 5i हो गया। उसके बाद में j के साथ में माइनस लगाना होता है, इसको इसको छोड़ो, 3 पंजे 15 माइनस का और 12 प्लस का, 15 में से 12 गया, 3 आएगा माइनस का, तो माइनस क्योंकि एक बाहर भी है तो प्लस का 3 लिख दूंगा मैं इसको, तो प्लस का 3j 3 अरे j। ठीक है, उसके बाद में k वाले को देखते हैं, इसको इसको छोड़ देते हैं, 3 पंजे 15 हो गया दोबारा से, है ना, प्लस 15 और 12 दूनी हो गया कितना, 24, तो ये 9 आ रहा है शायद, माइनस का 9k। ठीक है, अब इसका मॉड निकालना है, पहले मॉड निकाल लेते हैं। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, देखो ये हमको निकालने के लिए क्या करना है, सबका रूट निकाल के स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, 81 और 90 हो गया, 90 और 25 115 हो गया, तो अंडर रूट में 115। अब मुझे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का देखो बच्चे फॉर्मूला जो होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, है ना, मॉड ऑफ बी। ठीक है, ये होता है। क्लियर? तो अगर मेरे को ए क्रॉस बी का मॉड की बात करूँ तो अंडर रूट 115 है, मॉड ऑफ ए कितना है, ये है ना, और मॉड ऑफ बी कितना है, ये है 194। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए? वैसे तो हमने पता लगा लिया था वो, है ना, वो मॉड से ही पता लग गया था कि ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है। और जब हमने ये निकाला तो हमारे को वैसे श्योरिटी होगी, ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये श्योरिटी यहीं पे पता लग गया हमारे को कि ये इसका आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा निकाल के दिखा रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से इसका आंसर है। ठीक है, आप एग्जाम में करो, जल्दी जल्दी करना, इतना टाइम मत खराब करना, जल्दी जल्दी करो, लिखो, ए बी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा 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 जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करो। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, सपोज करो, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं किसी भी चीज का, ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आप जैसे ऑफलाइन पेपर की तैयारी कर रहे हो लेकिन टेस्ट ऑनलाइन है, तो कैसे तैयारी करें?
ऑनलाइन टेस्ट का एक फायदा ये है कि आपको एनालिसिस पूरा मिल जाता है कि आप कहाँ पे कितना टाइम लगा रहे हो, कौन से टॉपिक पे कितना टाइम लगा रहे हो और क्या क्या चीजें आप गलत कर रहे हो। अगर आप ये चाहते हैं कि वो गोले भरने का टाइम या बाकी सारी टिक करने का टाइम, उसका भी टाइम लगता है और वो उतने आवर्स में पूरा नहीं हो पाता जितना ऑनलाइन टेस्ट में होता है। तो क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में एक फिजिबिलिटी होती है अपने पास में कि वो टिक करना होता है ना। तो आप 15 मिनट गायब कर दो टेस्ट के टाइम में से, 15 मिनट या 10 मिनट जो भी होता है, जितना भी लगता है आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है उतना मिनट गायब करके फिर अपनी टाइमिंग बैठाओ कि इतने टाइम में आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो। अगर उतना सॉल्व कर पा रहे हो आप, है ना, जितना आप सोच रहे हो क्वालिफाई करने के लिए, तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो इसको नोट करो। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है, इसको खुद कर लेना। कर लोगे? अरे कर लोगे तुम, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मॉड ए इजिकल्स टू 2 है, मॉड बी इजिकल्स टू 3 है, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, एक और दे देता हूँ, ये लो, कर लोगे? आपसे परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा है, इन दोनों के निकाल लोगे? हाँ निकाल लेना, इन चारों में से एक आंसर आएगा। दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। इसके बाद में कल की जो क्लास होगी उसमें मैं ये बताऊंगा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किस तरीके से करते हैं। जैसे इसमें अलग अलग जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है, एरिया वॉल्यूम निकालने में होता है और मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने में होता है। किस किस तरीके से करते हैं हर चीज के ऊपर जो है वो एक एक वीडियो बना देंगे आपको, ताकि आपको प्रॉपरली ये पता लग जाए कि कैसे कैसे चीजें चलती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे और थोड़ा सा अच्छे से इसको और समझेंगे कि क्या क्या होता है। और मेरे हिसाब से जब तक मैं टॉपिक खत्म करूंगा तो आपको ये सब चीजें आ चुकी होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।